जब आज़ादी मिली तो उसके बाद सब सारा दारोमदार था जवाहरलाल नेहरू पर, और पाकिस्तान की सारी जिम्मेदारी चली गई थी जिन्ना पर। तो ये दोनों लोगों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी। रेडी हो ना आप लोग? हाँ बाबू, हम तो रेडी ही हैं। हम कब पीछे रहेंगे, हम तो पढ़ाने ही बैठे हैं ना। सर पटना में यूपीएससी कब स्टार्ट होगा? 27 जून पटना में यूपीएससी स्टार्ट। बीपीएससी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रहा है, पूरे बिहार का सबसे बड़ा बीपीएससी टेस्ट सीरीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, जय भीम गुरुजी। हाँ बाबू जय भीम, सब चीज एकदम बढ़िया से। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू को जब ये जिम्मेदारी दी गई थी तो जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह से देश को डिजाइन किया वो बहुत जरूरी था। जिन्ना को भी ये जिम्मेदारी दी गई, बट जिन्ना यहाँ दो चीजों में विफल हो गया। जिन्ना जो करना चाहता था वो उसके काम से ज्यादा खतरनाक उसके करने का तरीका था। जिन्ना ने आतंकवाद को शुरू में ही बढ़ावा दे दिया जम्मू कश्मीर पे कब्जा करने के लिए, इसलिए स्टार्टिंग से ही आतंकवाद प्रभावित हो गया। दूसरा, जिन्ना संविधान बनाने में लेट कर दिए, 10 साल बाद संविधान बना। तीसरा क्या था, पाकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश होना चाहिए था, पंथ निरपेक्ष देश होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में धर्म हावी हो गया। और कोई भी धर्म हो, एक चीज याद रखिएगा, आप उसमें सवाल पूछ लीजिएगा तो आप बुरे हो जाएंगे। चाहे दुनिया का कोई धर्म है, अगर उसमें आपने सवाल पूछ दिया ना कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे काहे होता है, तो आप बदनाम हो जाएंगे। हे साला धर्म के खिलाफ बोलता है, इसको भगाओ, इसको बाहर करो। बस आपको दुश्मनी लेने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना दिमाग लगाइए आप, मतलब समझ में आ गया ना। जहां आप दिमाग लगाएं, आपका दिमाग लगाया ही नाश हो जाएगा वहां पर। जैसे आपने रूढ़िवाद के खिलाफ कुछ बात बोल दिया, जैसे कुछ भी आप अगर बात बोल, जैसे सती प्रथा एक कितनी गलत थी। चाहे इस्लाम धर्म में अभी भी टाइम पे देखिएगा तो मतलब जैसे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, आज के समय में कोई व्यक्ति 3-4 शादी कर लेता है तो देखो एक महिला का जिंदगी नष्ट हो जाता है। आर्टिकल 21 कहता है कि कोई भी व्यक्ति सम्मान के साथ जी सकता है, आर्टिकल 21 ये कहता है ना कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और पर्सनल लिबर्टी है, सम्मान के साथ जीना है। अब आप इसमें देखो, इसमें दो चीजें थी गड़बड़। एक थी सती प्रथा जो बहुत पहले ही खत्म हो गई, सती प्रथा खत्म हो गई प्रथा, अब तो है नहीं सती प्रथा, कि अभी है कहीं, अब नहीं है कहीं सही सती प्रथा। यहाँ पर क्या हो गया इसको, सती प्रथा। और अभी देखिएगा ना बहु विवाह, तो अभी बहु विवाह बहुत खराब चीज है। एक व्यक्ति एक पत्नी के रहते हुए 2-3 विवाह कर ले, ये ठीक बात नहीं है। आर्टिकल 21 दोनों के लिए है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। लेकिन ये तो खत्म हो गया। आपको लगता है राजा राम मोहन राय जब इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे तो उन्हें अधर्मी घोषित कर दिया गया था। आज अगर आप कह दीजिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड सही है, यूसीसी सही है, तो देखिए कैसे कहेगा सब जाहिल कहीं का, तुमको क्या पता है। तो जिनको लगता है कि नहीं कि 4-5 विवाह करना ठीक है, तो भैया ऊपर वाला देख रहा है, उनकी बेटी को कहीं ऐसा घर मत भेज दे कि उनका दामाद 4-5 को विवाह कैले हो। ऊपर वाला सब देखता है। आप बताओ ये गलत है। अगर किसी की वाइफ या हस्बैंड डेथ कर गया है तो एक कंडीशनल शादी होती है, वो समझ में आता है। जैसे कोरोना में बहुत यंग जनरेशन के बच्चे हस्बैंड वाइफ डेथ कर गए थे, तो वो समझ में आता है। लेकिन अगर जिनको लगता है कि एक व्यक्ति 4-4, 5-5 को ब्याह करे वो सही है, तो ऊपर वाला देख रहा है उन्हों के वही जगह भेजेगा उन्हों के बेटी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेहरू को देश को एकदम नए सिरे से ढालना था और जिन्ना ने इसी चीज को छूट दे दिया, इस चीज को। अब यूसीसी तो पढ़ाए हैं पॉलिटी में, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे कुछ नहीं है जी यूसीसी में, कुछ नहीं है यूसीसी में। 2 ब्याह नहीं कर सकते हो, बस काम खत्म, यूसीसी हो गया। जमीन में बेटा बेटी दोनों का अधिकार हो गया, खत्म यूसीसी। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से समझिए। नेहरू ने कभी भी
धर्म को हावी नहीं होने दिया। यद्यपि जवाहरलाल नेहरू एक पंडित थे, इसलिए देखिएगा जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्हें बहुत कम बोला जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू खुद एक पंडित थे, एक ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने कभी भी धर्म हावी होने नहीं दिया। उन्होंने देश को उस डायरेक्शन में ले गया जो आगे जाकर निर्माण करे। और जब भारत में बिजली घर बन रहे थे, आधुनिक फैक्ट्री बन रहे थे और डैम बन रहे थे, उस समय का सबसे महत्वपूर्ण डैम था भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम बन रहा था उस समय का, टिहरी डैम, भाखड़ा नांगल का उस समय नींव रखा गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आधुनिक भारत में ये कल कारखाने, ये बहुउद्देशीय परियोजना, डैम, यही सब आधुनिक भारत के मंदिर साबित होंगे। समझना क्या? आधुनिक भारत के मंदिर साबित होंगे। तो उस समय उसकी सोच कैसी थी? और उधर ही जिन्ना की सोच देखिए, उसने धर्म को हावी होने दे दिया। धर्म हावी होगा 40-50 साल बाद आपकी सोचने समझने की क्षमता खींच लेगा, तर्क करने की क्षमता खींच देगा। आप किसी धार्मिक जगह बैठ के तर्क वितर्क ज्यादा कीजिएगा ना, बदनाम हो जाइएगा, अधर्मी घोषित होकर चला आइएगा। यहाँ पर समझ में आएगी नहीं गया? मॉडर्न टेम्पल जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा था? इस बहुउद्देशीय परियोजना वगैरह को। और भारत में ना उस समय के जितने भी राजनेता थे वो सब के सब धर्मनिरपेक्ष थे, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, जवाहरलाल नेहरू हों, महात्मा गांधी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, या फिर हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब हों। ये सब ने देश के लिए बहुत 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 विचार किया था यहाँ पर। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू से दो गलती हुई थी। आज हम विचार करेंगे जवाहरलाल नेहरू की वही 2 गलतियों को, एक कश्मीर मुद्दा, दूसरा चीन को दोस्त समझना। ये 2 मुद्दे जो हैं ये जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तो चलिए अब हम लोग नेहरू पीरियड को देखते हैं ध्यान से। 15 अगस्त 1947 को तो देश क्या हो गया? आज़ाद हो गया। आज़ाद हो गया। उसके बाद देश का क्या हो गया? विभाजन हो गया। देश का जैसे जैसे विभाजन हुआ तो बात ये थी कि जिसको जहाँ रहना है वो रह सकता है। इसी क्रम में अंग्रेजों ने ये कहा था कि जिसको इंडिया में रहना है, जिसको इंडिया में रहना है वो इंडिया में रह जाए, और जिसको पाकिस्तान में रहना है वो पाकिस्तान चला जाए, और जिसको स्वतंत्र रहना है वो स्वतंत्र रहे। तो जम्मू कश्मीर जो था ना, जम्मू कश्मीर, यहाँ के राजा का नाम था हरि सिंह। यहाँ के राजा का नाम था हरि सिंह। हरि सिंह जो थे इनको ना चढ़ा दिया सब कि आप स्वतंत्र रहिए, आप क्या रहिए? स्वतंत्र रहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला। इसके प्रधानमंत्री का नाम क्या था? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला नाम था इसके प्रधानमंत्री का नाम शेख अब्दुल्ला था। शेख अब्दुल्ला ने हरि सिंह से कहा कि आप अपना अलग देश बनाइए, जबकि यहां से जिन्ना ने आतंकवादियों को भेज दिया। जिन्ना ने किसे भेजा? आतंकवादियों को भेज दिया। जिन्ना अपने दामाद को भेजा। जिन्ना के दामाद आतंकवादी, जिन्ना के दामाद आतंकवादियों को भेज दिया। तो जिन्ना ने अपने दामादों को भेज दिया यहाँ पर, और जम्मू कश्मीर कब्जा करने लगा। सब जम्मू कश्मीर कब्जा करने लगा। अब जवाहरलाल नेहरू इसकी रिपोर्ट सरदार पटेल जो गृह मंत्री थे उन्होंने तत्काल सेना की मीटिंग बुलाई। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो दोनों थे तो दोनों ने मीटिंग बुलाई और सेना को आदेश दिया कि आप इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, आप इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन उस समय सेनापति जो था, भारत का सेनापति वो जनरल बूचर था। क्या था? जनरल बूचर था। तो जनरल बूचर ने कहा कि हम सेना नहीं भेज सकते हैं। रीजन क्या है कि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कहाँ साइन किया है कि वो भारत में रहेंगे, आप उन्हें साइन करा लीजिए, हम सेना भेज देंगे। सारा प्लान तो इन्हीं सब का था, साइन करबे नहीं करेगा वो यहाँ पर। तो ये साइने नहीं कर रहा था। जब तक कश्मीर में आतंकवादी सब घुस गया सब, हरि सिंह के 2-4 गो रिश्तेदारों को टांग ले गया सब। जब देखा तो इनके रिश्तेदार को टांग ले गया सब। जितना सुंदर लड़की थी सबको उठा ले गया। कहा से कि हम बियाह करेंगे। आगे बड़ा हमला करते होते देखा कि एक और सुंदर लड़की है, एकरों से बियाह करेंगे। तो एक गो आतंकवादी 4 गो लड़की उठा ले गया था। काहे लिए? तो हम बियाह करेंगे। कश्मीर वालों को आज नहीं बुझा रहा है यहाँ पे। यही बीच में हरि सिंह के 2-4 गो रिश्तेदार घेराए थे, उठा ले गया से यहाँ पे। तब हरि सिंह भागे आए साइन करने के लिए। तो जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम मदद करने को तैयार हैं। ब्रिगेडियर उस्मानी से कहा कि आप रेडी हैं? ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा कि बिल्कुल रेडी हैं हम यहाँ पे। तो सरदार पटेल ने कहा कि साइन कर बेटा साइन कर, बेटा साइन कर दो। समझा गया? तो इन बेटा से साइन करा लिए कौन? सरदार पटेल। तो इस सरदार पटेल के सामने हरि सिंह कहे कि ठीक है हम साइन करते हैं। 26 अक्टूबर 1947 को साइन किया इसने।
26 अक्टूबर 1947 को। सोचिए, देश आजाद है 15 अगस्त का, देश आजाद है 15 अगस्त का, असाइन कर रहा है 26 अक्टूबर को। देखो कितना महीना, अगस्त से 15 सितंबर 15 अक्टूबर, यानी 1.5 महीना बाद ही साइन किया। सोचिए, अगर कहीं युद्ध चल रहा है, यहाँ से धड़ाधड़ आतंकवादी घुस रहे हैं और हम लोग यहाँ पे 2.5 महीना में कहाँ से कहाँ चला जाएगा यहाँ पे। अब आप लोगों को ये लगेगा कि हम लोग भी तो यहाँ से भेज सकते थे। देखिए, आज नहीं तो कश्मीर को हम जरूर ले लेंगे, ये गारंटी है, लेकिन जिस रास्ते पे आतंकवाद भेजकर जवाहरलाल ये जिन्ना चला था, उस रास्ते पे हम लोग नहीं चलना है। क्योंकि अगर हम लोग उस रास्ते पे चल देते ना, तो आज हर किसी मामले को सुलझाने के लिए 2 कोई आदमी उठता, बंदूक लेके सुलझा देता। लेकिन आज हम लोग उस रास्ते पे नहीं है, तो थोड़ी सी के लिए पूरा इस थोड़े से एरिया को बचाने के लिए हमारा पूरा देश में आज जगह जगह आतंकवाद जैसी समस्या आती, जिसको कोई दिक्कत होता 10 गो उठता, बंदूक लेकर मारना चालू कर देता। पाकिस्तान में यही तो होता है, क्योंकि शुरुआत ही पाकिस्तान ने ऐसे ही किया था। अब जब हरी सिंह ने साइन कर दिया तो जनरल बूचर का मुंह लटक गया, ईसुसुरई तो साइन कर दिया, तो सरदार पटेल कहे साइन कहे नहीं करेंगे, रिश्तेदार में कौन कौन उठा के लेके चल गए सब पते नहीं है, क्या पता कि कौन कौन ले गया होगा। अब हमारा मुंह से काहे सुनवा रहे हो हरी सिंह के लिए, अच्छा शब्द नहीं निकलता है उनके लिए। किसको किसको उठा ले गए थे सब, कैसे कैसे वापस किया सब, अब हम लोग क्या बोला जाए यहाँ पे। हरी सिंह ऐसे ही साइन किए थे, हाँ, उठा ले गए थे तो घरे से, तब अब क्या बोले यार सुबेरे सुबेरे। दूसरा हरी सिंह, जो इंसान जीवित नहीं है उसके बारे में थोड़ा सा बोलना भी उटपटा लगता है, क्योंकि भारत की संस्कृति है, गुस्सा अपने जगह पे है, लेकिन क्या बोलेंगे यहाँ पे। मन ठंडा गया हरी सिंह का ना, जब देखे कि ये दादा हो दादा तो छिया लेदर कर दिया सर, तब आके भारत से साइन किए। जा रहे थे अलग देश बनाने, जिसको देखो अलग देश बनाएंगे, यहाँ नौटंकी, तो अलग देश बनाए। लेकिन सर बोल दीजिए वो उसी लायक है। अरे बाबू अब छोड़ो, क्या बोले हम यहाँ पे। सारा किया दिया वो हरी सिंह का है, सारा किया दिया, सारा किया दिया ओकरे है वहां पे, नौटंकी करके। अच्छा, हमको ही नहीं समझ में आता कि शेख अब्दुल्ला का ये बात इतना मानता काहे था। ये हरी सिंह शेख अब्दुल्ला का इतना बात काहे मानता था। साइन किया ना, तो ये दोनों मिलके कहा कि संविधान में हमारे लिए एक अलग प्रावधान रहेगा, संविधान में हमारे लिए अलग प्रावधान रहेगा 370, संविधान में एक अलग प्रावधान रहेगा 370। अब ये बताओ बाबू, अपने मन से जरा सोच के देखो, उस समय की जो तत्काल परिस्थिति थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर साहब, ये तीनों ने मिलकर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ 370 हम दे देंगे आपको, आप बस साइन कर दीजिए। क्या तत्काल परिस्थितियों के जनक, क्या ये डिसीजन गलत था? नहीं। जवाहरलाल नेहरू चाहे सरदार पटेल हो और क्या नाम है ये भीमराव अंबेडकर साहब, उस समय की परिस्थिति ऐसा थी कि उस ससुरा अगर साइन नहीं करता तो आतंकवादी घुसते जा रहे थे। अब जनरल बूचर कह रहा साइन करा के लाओ, साइन करा के लाओ, हम अभी भेज देंगे। तो उस समय उन्होंने सही किया, लेकिन वहां पर खेल कर गए अंबेडकर साहब। वहां अंबेडकर साहब ने एक खेल कर दिया जो ना हरी सिंह को बुझाया ना शेख अब्दुल्ला को बुझाया। हरी सिंह और शेख अब्दुल्ला के बीच हमारे अंबेडकर साहब ने एक खेल कर दिया कि जब जम्मू 370 जब तक रहेगा, जम्मू कश्मीर में कोई भी डिसीजन भारत सरकार नहीं ले सकती है। जम्मू कश्मीर अपना कानून बनाने के लिए स्वतंत्र रहेगा 370 के तहत। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में कोई संविधान, जब कोई सरकार नहीं रहेगी, जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं रहेगी और जम्मू कश्मीर में जब राष्ट्रपति शासन रहेगा, उस दौरान राष्ट्रपति कोई डिसीजन ले सकते हैं। और यही घातक हो गया जम्मू कश्मीर वाले लोग के लिए। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, हम उमर अब्दुल्ला जो है हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी कह रही थी हमारी सरकार बनेगी, और ये क्या नाम है, एक और कौन है, महिला है, क्या नाम है उनका, अब ध्यान पे नहीं आ रहा है महिला का नाम, वो कह रही थी कि हमारा सरकार बनेगा। तीनों में किसी की सरकार नहीं बोल रही थी। बीच में अमित शाह ने बोला, महबूबा मुफ्ती, हाँ महबूबा मुफ्ती नाम था, अमित शाह कह रहे हैं केम छो अमित शाह ने उड़ा दिया 370, क्योंकि वहां पर किसी की सरकार नहीं थी। तो बोलो सब लोग बाबा साहब अंबेडकर की जय। अगर उन्होंने यहां 370 में एक छुपा हुआ प्रावधान नहीं छोड़े रहते तो कभी नहीं हट सकता था। और सुप्रीम कोर्ट तो मोहरा है कम संविधान का, जो संविधान में लिखा है वही होगा यहाँ पे। तो सोचिए, आज भी उस व्यक्ति की यदि पूजा की जाती है, सोचिए वो व्यक्ति कितनी परिस्थितियों से लड़के, भीमराव अंबेडकर साहब, और क्या क्या कठिनाइयां नहीं झेला। और इतना जाते जाते भी संविधान में
क्या जोड़ के चले गए कि जो आज भी आज हमारी सरकार ने उसे इंप्लीमेंट किया है, उसे इंप्लीमेंट किया है, सुप्रीम कोर्ट को इतना पावरफुल बना के गए हैं और उसको पतो नहीं चला हरी सिंह शेख अब्दुल्ला को, और निकल गया 370 में जम्मू कश्मीर स्वतंत्र था अपना कानून बनाने के लिए। हरी सिंह के मरने के बाद सारा का सारा दारोमदार किसके पास आ गया? शेख अब्दुल्ला के पास। समझ में आ गया? इनके बेटा हुए फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटा हुए उमर अब्दुल्ला, यही सारे अब्दुल्ला वाले लोग जो थे कश्मीर में शासन किए थे लोग। इसलिए 370 के तहत जो भी कश्मीर के लिए कानून बनाया गया वो या तो कश्मीर के फेवर में था या तो पाकिस्तान के फेवर में था, वो इंडिया के फेवर में नहीं था, इंडिया के फेवर में नहीं था यहाँ पे। अब इनके बाद हरी सिंह के बाद शेख अब्दुल्ला के बाद आए फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला। ये जितने लोगों ने कानून बनाया 370 को लेके वो कश्मीर और पाकिस्तान को ध्यान में रख के बनाया, भारत को ध्यान में रख के नहीं बनाया। आरबीआई नियम नहीं लगती थी, भारत का झंडा नहीं लगता था, दुनिया भर का कानून था यहाँ पे। 2019 में अमित शाह उन्होंने कहा कि देखो भैया, जम्मू कश्मीर में अभी किसी का शासन नहीं है, जम्मू कश्मीर में अभी किसी का शासन नहीं है, ना उमर अब्दुल्ला का शासन चल रहा है, ना महबूबा मुफ्ती का है, ना कांग्रेस का है, ना बीजेपी का है। तो भीमराव अंबेडकर साहब जब संविधान लिख रहे थे तो 370 में उन्होंने लिख दिया था कि जब वहां किसी की सरकार नहीं रहेगी तो शासन कौन संभालेगा? शासन संभालेगा केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार में राष्ट्रपति जो चाहे सुधार कर सकते हैं। इतना सोच समझ के बनाया था हम संविधान को, और उसी समय समाप्त कर दिया गया। लेकिन 370 के ए को रहने दिया गया है, बाकी सब खत्म कर दिया गया है। 370 का ए क्या कहता है? वो भारत के फेवर में है। 370 का ए कहता है कि जम्मू कश्मीर की जो सीमा है वह भारत की सीमा है, वही बाउंड्री भारत की बाउंड्री है, और जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। तो 370 का एक को छोड़ दिया गया, हमारे फेवर में था। बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब रहते, भागो यहां से। लेकिन 370 का ए तो हमारे लिए कह रहा था, वो यही कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की बाउंड्री है वही भारत की बाउंड्री है, अर्थात जम्मू कश्मीर इस भारत की बाउंड्री में आता है, जिस कारण भारत का ही वह एक अभिन्न भाग है। तो कौन बैल होगा जो 370 के एक को खत्म करेगा जी? 370 का एक खत्म कर देंगे तो पता चला कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं रहेगा। तो केवल 370 का एक रहने दिया गया जो कि भारत के फेवर में था, बाकी सबको उड़ा दिया गया। संगीता राय, सर ये हरी सिंह कौन था? जम्मू कश्मीर का राजा था, बकलोल था, पूरा बकलोल। आज जो हम लोग जहर देख रहे हैं ना, जो बवाल देख रहे हैं, उस सब किसका बोया हुआ है? हरी सिंह का। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? हरी सिंह वहां के राजा था। अब देखो ये कह रहा है कि सर आरक्षण क्यों दे दिए? भाई तुम्हें आरक्षण चाहिए तो तुम उसी को अपना लो, नहीं समझे? आरक्षण देवता, जैसे हर देवता अपने अपने भक्तों को कोई ना कोई शक्ति देते हैं ना, वैसे भीमराव अंबेडकर अपने भक्तों को कोई शक्ति दी, उसका नाम है आरक्षण। अलग अलग देवताओं ने अलग अलग शक्तियां दिया हैं, कुछ देवताओं ने बड़ी जातियों को दिया है, तो ये भी एक देवता ही थे, अवतार लिए थे, इन्होंने अपनी जातियों को दे दिया। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? जैसे आपके लिए भगवान है, वैसे किसी दलित से पूछिए, वो उनके लिए भीमराव अंबेडकर साहब भगवान है। आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर आरक्षण सही है कि गलत? ए बाबू छोड़ो ये सब चीज के डिस्कस के लिए। सुप्रीम कोर्ट गलत रहता तो सुप्रीम कोर्ट नहीं खत्म कर देता। आज इनको लगता है आरक्षण खत्म है ना, एक बार किसी दलित के घर जाके 10 दिन रह के देख ले, जिस दिन जाके देख ले उस दिन समझ में आ जाएगा कितना बेचारों पे अभी भी जुल्म होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2019 में 370 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, अब यहां समझिए, ये तो हो गया 2019 वाला मैटर, ये तो हो गया। अब बात करते हैं उस एरिया का क्या जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। तो पाकिस्तान ने 1900, पाकिस्तान नाम सुनते ही भी घुसिया गया। 1947 में ही पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कर लिया और इसका 30% एरिया पे कब्जा कर लिया। जवाहरलाल नेहरू ने समझाया और इस मुकदमे को लेकर चल गए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, यूएनओ में। क्या कहाँ लेके चले गए? यूएनओ में लेके चले गए। यूएनओ कहाँ लेके चले गए? यूएनओ में लेके चले गए।
यूएनओ में लेके चले गए। अब यूएनओ में लेके चले गए, अब ससुरा यूएनओ में कोनो काम का ही नहीं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ कहता है, यूएनओ क्या कहता है, यूएनओ कहता है कि आप वहां रेफरेंडम करा लीजिए, जनमत संग्रह करा लीजिए, जनमत संग्रह करा लीजिए। आप वहां क्या करा लीजिए, जनमत संग्रह करा लीजिए, कि वहीं के लोगों से पूछिए कि वो कहां रहना चाहते हैं। देखिए, इसको हम लोग अगर दोगला कहें, गरियाएं, तो ये सब पुण्य का काम होगा। बताइए, ये कहता है कि वहीं के लोगों से पूछिए वो कहां रहना चाहते हैं। तो यूएनओ से कहिए ना कि फिलिस्तीन में भी जनमत संग्रह करा लो, इजराइल और फिलिस्तीन में, कि किसको कितना एरिया चाहिए। तो ना 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 ना, वहां नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं। कहां कराओगे जनमत संग्रह? जम्मू कश्मीर में। कहां कराएंगे? ये चट्टा जम्मू कश्मीर में कराएंगे सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप सुबह सुबह गाली देने में अजीब लगता है यहाँ पे, लेकिन क्या कहिएगा, अगर कश्मीर में जनमत संग्रह होगा तो फिर इजराइल और फिलिस्तीन में भी जनमत संग्रह करा लीजिए, 90% चल जाएगा फिलिस्तीन के पास। तो ना 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 ना, इजराइल को कुछ मतलब समझो, ये यूएनओ केवल अमेरिका का कठपुतली है, अमेरिका का कठपुतली है। ये कहता है कि भारत में जनमत संग्रह। हमारे लिए दिक्कत क्या है कि जम्मू कश्मीर में 370 जब तक लागू था, भारत के शेष भाग के लोग वहां घूमने, मजदूरी करने, नौकरी करने, बिजनेस करने जा सकते थे, लेकिन परमानेंटली नहीं बच सकते थे। परमानेंटली बसेगा तभी वोट डालेगा, परमानेंट बस जाएंगे तब वोट डालेंगे। आज 2019 में वो खत्म हो गया है। 2040-50 जाते जाते, 2040 तक जाते जाते वो कंप्लीटली वहां पे लोग घुल मिल जाएंगे और भारत के लोग ही वहां ज्यादा जाके बस जाएंगे और वो लोग जनमत संग्रह करेंगे तो हो जाएगा। हम आपको वादा करते हैं कि 2047 का 100वां सालगिरह पीओके नहीं मना पाएगा, नहीं मना पाएगा, नहीं मना पाएगा। उस समय तक हम ही लोग के विद्यार्थी इतने एरिया में पहुंच चुके रहेंगे सब। अभी ऐसे एनडीए सीडीएस में जो विद्यार्थी भर भर जा रहे हैं, सभी काहे लिए जा रहे हैं सब, समझ में आ गया कि नहीं? सब जाके निपटा देगा सब। हम लोग जनमत संग्रह नहीं कराएंगे। अगर जनमत संग्रह होगा तो फिर यह जनमत संग्रह इजराइल और फिलिस्तीन में भी होगा, केवल हमारे लिए होगा। हाँ, अब की बार पीओके पार, अब की बार पीओके पार। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव ना खत्म है, भी एक चरण बचल है। लास्ट में हम पटना वाले वोट डालेंगे, उसके बाद कोई वोट नहीं डालेगा। जैसे हम पटना वासी वोट डालेंगे, वोट खत्म हो जाएगा। अरे ऐसा कोई बात नहीं है। लास्ट चरण में हम पटना वाले लोग का है, पटना, बक्सर, ये सब का एरिया वाला है, लास्ट चरण में है। जनमत संग्रह मतलब होता है वहीं के लोगों से पूछिए, वहीं के लोगों से पूछिए, वहां के लोग से पूछिए और वो जहां कहेंगे वहीं फेंक दीजिए। यूएनओ मतलब, अरे बैल, इसे यूएनओ मैंने बैल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जनमत संग्रह कराएंगे यहां पर। तो भाई एक काम कीजिए, पाकिस्तान में भी जनमत संग्रह करा लीजिए। पाकिस्तान का एक राज्य है बलूचिस्तान, वहां पे वो लोग नहीं चाहते हैं पाकिस्तान में रहना, क्योंकि बलूची लोगों को पाकिस्तानी मार देते हैं, कहते हैं तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो। अरे यार, वो अच्छा खराब का छोड़ो ना, कोई अगर मुसलमान नहीं है तो तुम उसको मार दोगे। अहमदिया मुसलमानों को कहते हैं कि तुम अच्छा मुसलमान नहीं। भाई अच्छा खराब का बात नहीं है, इंसान है ना, इंसान है, उसको रहने दो। लेकिन नहीं, मार देंगे सब, बम मार देंगे सब। पूरे इस्लाम मजहब को अकेले एक देश ने बदनाम कर दिया, तो पाकिस्तान ने पूरे इस्लाम मजहब को बदनाम कर दिया। आप नहीं कहिएगा, देखिए कोई दुबई जाएगा तो नहीं कहेगा कि भाई मुसलमान खराब हैं, या सऊदी जाएगा तो नहीं कहेगा, दुनिया भर के देश हैं, कहीं नहीं जाएगा, 57 मुल्क में कहीं जाके शिकायत नहीं करेगा। लेकिन गलती से अगर उनमें वो चला या पाकिस्तान, तो अकेला देश है जो पूरे 57 देशों को बदनाम करके रखा है। समझ में आ गया कि नहीं गया? कुछ कहेगा ना तो सबसे पहले इस्लाम धर्म को बदनाम करेगा। तो ये तो समझ में आ गया कश्मीर का मुद्दा। अभी भी कश्मीर का इशू चल रहा है, यूएनओ में है, यूएनओ को खरीदना चाहिए। अरे बाबू, सब बहुत खच्चर है सब, समझिए कि अंग्रेज जो है सब ना चले गए सब, लेकिन हम लोगों को यूएनओ का गुलाम बना दिया सब। यूएनओ हमारे ऊपर हावी कर दिया सब, यूएनओ हावी कर दिया सब। आगे बढ़ जाते हैं। जनमत संग्रह समझ में आ गया। अब अगली गलती जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू की अगली गलती देखते हैं। कश्मीर का तो ये वाला मुद्दा देख ही लिए, ये 30% गंवा दिए 1947 में।
जिसमें आप इसमें आपको अगर जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस से नफरत है तो आप जवाहरलाल नेहरू को गरिया सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि ये 30% एरिया इसे गंवाने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो वो है हरि सिंह। सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो वो है हरि सिंह, और हरि सिंह के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो जनरल बूचर। जनरल बूचर, इसने सेना ही नहीं दिया, जनरल बूचर। बाकी आपको किसी को गरियाना है, आपको नफरत है किसी पार्टी से तो अलग बात है, आप स्वतंत्र हैं। समझ में आ गई ना क्या? तो आप स्वतंत्र हैं, आप जो करना है कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आप पढ़े लिखे हैं, आप गरियाइए, लेकिन रीजन समझ सकते हैं कि अगर ये साइन कर दिया रहता तो कभी नहीं समझ में आता। समझ में आ गया? और जानबूझ के जनरल बूचर को रखा गया था कि हरि सिंह साइन करेगा नहीं और जनरल बूचर सेना भेजेगा ही नहीं। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, इनका ऑफिशियल रिकॉर्ड है। समझ में आ गया कि नहीं? हरि सिंह बकलोल, हाँ बाबू हरि सिंह, क्या बोला जाए यहाँ पे। चलिए, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने भेजा था सेना को, लेकिन सेना पहुंची थी कब? जब ये साइन किया तब। हरि सिंह ने साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को, और यहाँ से सेना पहुंची। जब सेना पहुंची तो सेना यहाँ से पहुंची तो उसके बाद कश्मीर में पाकिस्तान 1 इंच अंदर नहीं घुस पाया, 1 इंच अंदर नहीं घुस पाया। और सेना को उस समय लीड कर रहे थे ब्रिगेडियर उस्मानी। ब्रिगेडियर उस्मानी, ब्रिगेडियर उस्मानी। कौन लीड कर रहे थे? ब्रिगेडियर उस्मानी, ब्रिगेडियर उस्मानी। इन्होंने पाकिस्तान की सेना का अड्डा था, यहाँ पे एक जगह था नौशेरा। नौशेरा में पाकिस्तानी जो थे सब बहुत बड़े पैमाने पे थे। लाइट को क्या हो गया है जी? अब क्या बोला जाए इसे, सिर्फ पटना में लाइट उबल जाएगा सब विद्यार्थी सब गर्मी में। लाइट कट गया है। तो ब्रिगेडियर उस्मानी को जब नौशेरा की जिम्मेदारी दी गई थी तो ब्रिगेडियर उस्मानी ने नौशेरा को कंप्लीटली पाकिस्तान से मुक्त करा के उसे भारत में मिला लिया। कंप्लीटली मुक्त करा के उसे भारत में मिला लिया। समझ में आ गया? इसलिए नौशेरा का शेर कहा जाता है। ब्रिगेडियर उस्मानी को क्या कहा जाता है? नौशेरा का शेर। ये भारत के पहले सेनापति रहते, ये भारत के पहले सेनापति रहते, लेकिन इनके ऊपर ही क्या हो गया? बम गिर गया, तोप का गोला इनके ऊपर ही गिर गया। ब्रिगेडियर उस्मानी के ऊपर तोप का गोला गिर गया, जिस कारण उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। नहीं तो भारत के पहले सेनापति या फिर दूसरे सेनापति ब्रिगेडियर उस्मानी ही रहते, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे बहुत बेहतरीन जो थे लोग वो मानेक शॉ थे, ब्रिगेडियर उस्मानी थे। इन दोनों को जिन्ना ने ऑफर दिया था। सैम बहादुर मूवी देखे होंगे तो मानेक शॉ को भी ऑफर दिया जिन्ना ने कि मेरे देश में आ जाओ, और इसको क्या नाम है, ब्रिगेडियर उस्मानी को कहा कि आप तो मुसलमान हैं, आप तो पाकिस्तान में आ जाइए। तो देखिए, भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो भारत से वही मुस्लिम पाकिस्तान गए जो बकलोल थे, भारत से वही मुसलमान गए जो बकलोल थे, विशुद्ध बकलोल थे, पूरा बैल थे, वही जाके पाकिस्तान में बस गए सब। आप बताओ मित्रों, हम गलत बोल रहे हैं? पूरा का पूरा बकलोल था सब, वरना अगर समझदार गया रहता सब तो डेवलप नहीं कर लिया रहता सब। आज पाकिस्तानियों से पूछिए सबसे अच्छा क्या जानते हैं? तो बिरयानी, चपली कबाब, क्या चीज? तो हाँ, तो मटन बिरयानी, मटन पाया, तो मटन का ये, मटन, यही सब तो जानता है सब ससुरा सब। खाने पीने के अलावा जाना क्या है सब? अच्छा, वहां के लोगों का अगर भाषण सुनिएगा तो कहिएगा खाने पर ध्यान दो, खाने पर ध्यान दो। मतलब मत पूछिए, जिसका मतलब क्या बताया जाए। कभी कभी हम सोचते हैं ना तो एक एक उपाय लगता है, इन सबको अरब सागर में फेंक दो, कोई सुधर नहीं सकता है। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते। तो ये तो समझ में आ गया, ब्रिगेडियर उस्मानी, जनरल बूचर, ये सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोग आगे बढ़े, चलिए ध्यान से समझते हैं। अरब सागर गंदा हो जाएगा सर, देखो इसको देखो क्या कर रहा है इधर, अरब सागर में मत फेंकिए, अरब सागर गंदा हो जाएगा मेरा पक्का चेला है ये, अरब सागर गंदा हो जाएगा। कोई बात नहीं बाबू, गंदा हो जाएगा फिर बाद में पेट्रोल बनेगा। सही बोला, लेकिन
कितना मतलब सच बताते हैं। एक काम करते हैं, इन्हीं चोट्टों का बिरयानी बना देते हैं, आधा का बिरयानी बना दिया जाएगा और आधा को खिला दिया जाएगा। तो मतलब नहीं समझे, आधा का बिरयानी बना के आधा को खिला दिया जाएगा, फिर जो बचेंगे सो उसमें आधा का बिरयानी बना के आधा खिला के खत्म करा दो चोट्टा सबको। अरब सागर गंदा हो जाएगा। सही जी, अरब सागर हम लोग की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा रीढ़ है। पश्चिमी भारत का पूरी बंदरगाह अरब सागर पे ही है। सारी मछलियां मर जाएंगी सर। हाँ हाँ, चाहे मछलियों बम चलाने लगेंगी सब। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस एरिया को देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू की एक गलती समझ में आ गई। जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी गलती थी कि यूएनओ में जाने ही नहीं देना चाहिए था। यूएनओ में नहीं जाने देना चाहिए था। जैसे यूएनओ में चले जाएंगे तो यूएनओ भेज दिया इसे कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में। और जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अगर मामला यूएनओ में नहीं जाता तो ये पीओके था। जैसे पाकिस्तान कमजोर पड़ता हम युद्ध कर देते, यहाँ से युद्ध कर देते, इधरों से युद्ध कर देते, सेना को इधर उलझा देते हैं, इधर नौसेना लगा के उलझा देते हैं, इधर कब्जिया लेते। लेकिन जब मामला कोर्ट में चला जाता है तब हम लोग कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते हैं।